अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लेक्चर 29 ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। और लास्ट लेक्चर में हमने डेटा प्रिपरेशन प्रोसेस जो है ये शुरू किया था। इसमें जो स्टेप हम पढ़ रहे थे वो डेटा कोडिंग के बारे में था, जिसकी एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा था। उसी एग्जांपल को हम इस लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो जब क्वेश्चनियर को डिज़ाइन किया जाता है ना, तो उसकी एक कोडिंग बुक भी डिज़ाइन की जाती है जिसमें उसके तमाम सवाल मौजूद होते हैं। उसका एक पार्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे। वेरिएबल नंबर है, वेरिएबल नेम है। अब क्वेश्चन या वेरिएबल दोनों का मतलब एक ही है। क्वेश्चन नंबर है, बाज़ दफ़ा एक वेरिएबल में एक से ज़्यादा क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। तो वेरिएबल नेम, वेरिएबल नंबर, क्वेश्चन नंबर और कोडिंग इंस्ट्रक्शंस है, ऑप्शंस दी गई हैं और उसके साथ आप देख सकते हैं कि कोड्स जो है वो लिखे हुए हैं। ये वही एग्जांपल है जो इससे पिछली स्लाइड पे मैंने आपको बताई थी। ये जो एनालिसिस हैं उसके लिए हम कोई ना कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। यूजुअली बिज़नेस में SPSS जो है वो बहुत वाइडली यूज़ होता है। तो SPSS की जो वेरिएबल स्क्रीन है या व्यू है वो आपके सामने है। इसमें फर्स्ट कॉलम अगर आप देखें तो वेरिएबल का नेम लिखा हुआ है, ID, प्रेफरेंस, क्वालिटी, क्वांटिटी, वैल्यू, सर्विस और इनकम। ये वही नेम हैं जो प्रीवियसली मैंने आपको बताया था कि एक क्वेश्चन की स्टेटमेंट होती है, वहाँ से आप उसका जो नाम है वो लिख सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आप इसका जो फोर्थ कॉलम है वहाँ पर आएँ तो यहाँ पे लेबल दिया हुआ। लेबल से मुराद है कि ये जो नेम है वेरिएबल का उसकी कुछ ना कुछ डिस्क्रिप्शन है। मिसाल के तौर पे अगर हम क्वालिटी की बात करें तो इसका जो लेबल है वो बता रहा है कि इससे मुराद क्वालिटी ऑफ फूड है। और अगर क्वांटिटी की बात करें तो क्वांटिटी ऑफ पोर्शंस है। और इसी तरह सर्विस की बात करें तो उससे मुराद रेस्टोरेंट की सर्विस है। इससे नेक्स्ट कॉलम में वैल्यूज़ हैं। वैल्यूज़ से मुराद उसका स्केल है, यानी 1 इज़ वीक और 7 जो है वो स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस थी। इसी तरह बाकी जो वेरिएबल्स हैं उस पर 1 पुअर था और 7 जो है वो एक्सीलेंट था, एंड सो ऑन। बाकी जो चीज़ें हैं वो भी आपके काम की नहीं हैं। आपने SPSS का वेरिएबल व्यू देखा। अब आपके सामने जो है ये उसका डेटा व्यू है जिसमें 7 वेरिएबल्स हैं। अगेन वही एग्जांपल चल रही है जिसमें हम बात कर चुके हैं रेस्टोरेंट्स वाली, और 20 रिस्पोंडेंट्स हैं। अब अगर आप सबसे पहले जो रो है वो देखें तो इसमें आपको वेरिएबल्स नज़र आ रहे हैं, ID, प्रेफरेंस, क्वालिटी, क्वांटिटी, वैल्यू, सर्विस और इनकम। ये वेरिएबल नेम्स हैं। और अगर आप फर्स्ट कॉलम देखें जो ID के नीचे है तो ये रिस्पोंडेंट्स हैं 1 से लेके 20 तक। 20 लोगों से हमने डेटा कलेक्ट किया था। और बाकी जो तमाम नंबर्स आपको नज़र आ रहे हैं ये कोड्स हैं। यानी अगर हम इसको समझना चाहें तो फर्स्ट जो रिस्पोंडेंट है उसने प्रेफरेंस वेरिएबल के अगेंस्ट सेकंड जो ऑप्शन है वो ऑप्ट की थी। अब सेकंड ऑप्शन से मुराद क्या है, ये उसका कोड है। और इसको अगर आप समझना चाह रहे हैं तो इसका स्केल देख लें कि 2 से मुराद क्या चीज़ थी। इसी तरह जो सेकंड रिस्पोंडेंट है उसने प्रेफरेंस के वेरिएबल में 6 जो ऑप्शन है उसे ऑप्ट किया था। 6 उसका कोड है। ये ऑप्शन क्या है ये आप स्केल में जाके देख सकते हैं। तो यूं जो 20 रिस्पोंडेंट्स हैं इन्होंने 7 वेरिएबल्स के अगेंस्ट कुछ ना कुछ ऑप्शंस सेलेक्ट की। इन ऑप्शंस को यहाँ पे कोड की शक्ल में हमने लिखा हुआ। डेटा प्रिपरेशन प्रोसेस का जो 5th स्टेप है उसे हम ट्रांसक्राइबिंग कहते हैं। और इससे मुराद होती है कि डेटा को किसी न किसी सॉफ्टवेयर में एंटर करना ताकि उसके एनालिसिस जो है वो किए जा सकें। और इस डेटा एंट्री से पहले हमने उस डेटा को चेक भी कर लिया हुआ है। हमने उसकी जो कोडिंग है वो भी मुकम्मल कर ली हुई है और उसके बाद अब हम इसे एंटर कर रहे हैं। तो ये जो एंट्री है वो मैन्युअली भी हो सकती है की पंचिंग के ज़रिए, या इसके लिए हम मुख्तलिफ जो टेक्नोलॉजिकल ऑप्शंस हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। प्रोसेस का जो नेक्स्ट स्टेप है, स्टेप नंबर 6, उसे हम डेटा क्लीनिंग कहते हैं। हमने डेटा को एंटर किया
अब हम अपना जो डेटा है उसको क्लीन करना चाह रहे हैं और उसमें सबसे पहले जो हम मुख्तलिफ कंसिस्टेंसी चेक्स हैं वो अप्लाई करते हैं। कंसिस्टेंसी चेक्स ऑलरेडी भी हम कर चुके हैं जब हमने क्वेश्चनियर को चेक किया था, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा डिटेल्ड फॉर्म में हम उसे चेक करेंगे। पहले तो हमने ये देखना है कि कोई ऐसी वैल्यूज़ तो नहीं है जो आउट ऑफ रेंज हों। मिसाल के तौर पे हमने एक स्केल यूज़ किया था 1 to 5, जिसमें 1, 2, 3, 4 और 5 ऑप्शंस थी और इसकी हमने कोडिंग भी की हुई थी। 9 को हमने एज कोड यूज़ किया था फॉर मिसिंग वैल्यूज़, क्योंकि मिसिंग वैल्यूज़ को भी ट्रीट करना है तो कोई ना कोई नंबर असाइन करना पड़ेगा, उसके लिए हमने 9 असाइन कर दिए। तो 1 से लेके 5 तक या नंबर 9 ये वैल्यूज़ तो हो सकती हैं, लेकिन इसके अलावा अगर 0, 6, 7 या 8 वैल्यूज़ आ जाएँ तो ये आउट ऑफ रेंज वैल्यूज़ कहलाती हैं और इसका मतलब ये होगा कि गलती से जो है वो किसी ने या तो एंट्री गलत कर दी या फिर जो रिस्पोंडेंट है उसने जवाब ही गलत दिया। फिर हमने जो फील्ड क्वेश्चनर्स हैं उसको चेक करना होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जो लॉजिकल इनकंसिस्टेंट वैल्यूज़ हैं उनको देखना होता है। मिसाल के तौर पे एक रिस्पोंडेंट ने एक ब्रांड या प्रोडक्ट के बारे में बताया है कि वो उसके बारे में ज़्यादा फेमिलियर नहीं है, लेकिन उसका वो फ्रीक्वेंट यूज़ भी करता है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो लॉजिकली कोई कंसिस्टेंट नहीं है। तो इन तमाम केसेस में जो हमें रिस्पोंडेंट है उससे रब्ता करना पड़ेगा कि क्लैरिटी जो है वो हमें मिल जाए। इसी तरह से अगर किसी केस में सिर्फ हमें एक्सट्रीम वैल्यूज़ ही नज़र आ रही हैं तो ये भी एक एरर की वजह से हो सकता है। या तो ये जब आपने डेटा को एंटर किया तो उस वक्त एरर है, या फिर ये शो कर रहा है कि जो रिस्पोंडेंट था उसने कुछ ज़्यादा सीरियसली और ज़्यादा अच्छे तरीके से क्वेश्चनियर को फिल नहीं किया। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास एक ब्रांड की एवेल्यूएशन के लिए जो रेटिंग स्केल है वो 1 to 7 था, जहाँ पे 1 इज़ लो एंड 7 इज़ हाई, और एक रिस्पोंडेंट ने उस ब्रांड के तमाम एट्रीब्यूट्स को 1 के ऊपर रेट किया हुआ है, तो लॉजिकली ये अंडरस्टैंडेबल नहीं है, क्योंकि हर ब्रांड में कुछ अच्छी चीज़ें भी होंगी और कुछ पुअर भी हो सकती हैं। तो एक्सट्रीम वैल्यूज़ जो है वो यूजुअली एक एरर की इंडिकेशन करती हैं। इसी तरह पहले भी बात हुई कि एक डेटा में मिसिंग वैल्यूज़ भी हो सकती हैं, और ये मिसिंग वैल्यूज़ जो हैं वो ओवरलुक होने की वजह से हो सकती हैं, या किसी रिस्पोंडेंट ने जो है वो कोई एम्बिगुअस आंसर दिया उसकी वजह से हो सकती हैं, या फिर वो अनएबल या अनविलिंग था आंसर करने के लिए, उस वजह से भी हो सकती हैं। बहरहाल इनको हमने ट्रीट करना है और इनकी जो ट्रीटमेंट है वो कई तरीक़ों से हम कर सकते हैं। जैसे एक तो तरीका ये है कि हम उस ब्लैंक रिस्पांस को या मिसिंग वैल्यू को जो न्यूट्रल वैल्यू है उसके साथ सब्स्टिट्यूट कर दें। जैसे अगर हमारा स्केल था 1 to 5 और 1 उसमें स्ट्रांगली डिसएग्री था, 2 उसमें स्ट्रांगली एग्री था, 3 जो है ये नाइदर एग्री नॉर डिसएग्री था, 4 एग्री था और 5 स्ट्रांगली एग्री था। तो इस मिसिंग वैल्यू में हम जो न्यूट्रल वैल्यू है यानी 3 उसको प्लेस कर सकते हैं। इसी तरह दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम उस वेरिएबल के अगेंस्ट जितने भी रिस्पोंडेंट्स थे उन तमाम की वैल्यूज़ का मीन लें और उसको प्लेस कर दें, तो तब भी हम मिसिंग वैल्यू को ट्रीट कर सकते हैं। इसी तरह मिसिंग वैल्यूज़ को रिप्लेस करने की या ट्रीट करने के लिए हम इम्प्यूटेड रिस्पॉन्सेस भी जो है वो ले सकते हैं, जिससे मुराद ये है कि हम अगर किसी वेरिएबल या क्वेश्चन में कोई मिसिंग वैल्यू है तो उसी क्वेश्चनर के साथ, उसी क्वेश्चन के साथ मिलता जुलता कोई दूसरा क्वेश्चन देखें और उसकी मदद से उस मिसिंग वैल्यू को फिल करने की कोशिश करें। मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ कि एक क्वेश्चनियर में अगर सवाल पूछा गया कि क्या आप ब्रांड XYZ यूज़ करते हैं, और रिस्पोंडेंट ने उसका आंसर जो है, इसकी दो ऑप्शंस थी येस और नो, तो रिस्पोंडेंट ने उसका आंसर येस में दिया। दूसरा उन्होंने सवाल पूछा कि आपका जो हाउस होल्ड साइज़ है ये स्मॉल है, मीडियम है या लार्ज है, तो से उस रिस्पोंडेंट ने लार्ज हाउस होल्ड जो साइज़ है उस पर टिक किया। अब तीसरा सवाल ये पूछा गया था कि आप ब्रांड XYZ की कितनी क्वांटिटी बाय करते हैं, और उसमें भी 3 ऑप्शंस थी,
लेस, मीडियम और मोर। तो यहाँ पे हमें ब्लैंक रिस्पॉन्स जो है वो मिला, ये एक मिसिंग वैल्यू थी जो किसी भी वजह से हो सकती है। अब उसके जो प्रीवियस रिस्पॉन्सेज हैं उनको देखते हुए हम लॉजिकली डिटरमिन कर सकते हैं कि अगर वो ब्रांड XYZ यूज़ करते हैं और उनका जो हाउस होल्ड साइज़ है वो बड़ा है, लार्ज है, तो चांसेस हैं कि वो जो ब्रांड XYZ की क्वांटिटी यूज़ करते हैं वो भी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे हम मिसिंग वैल्यू को जो मैक्सिमम या हाई वाली ऑप्शन है उसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं। मिसिंग वैल्यूज़ की जो नेक्स्ट ट्रीटमेंट है वो मुख्तलिफ केसेस को या रिस्पॉन्सेस को डिलीट कर देना है। ऐसे रिस्पॉन्सेज या केसेस जिसमें कोई मिसिंग वैल्यूज़ मौजूद हों उसे हम एनालिसिस से डिस्कार्ड कर सकते हैं। अब चूँकि मुख्तलिफ रिस्पोंडेंट्स जो हैं उनके मुख्तलिफ वेरिएबल्स में मिसिंग वैल्यूज़ हो सकते हैं, तो अगर हम उन तमाम को डिलीट करते जाएंगे तो हमारा जो सैम्पल साइज़ है वो बहुत ज़्यादा श्रिंक हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, और जो हमारी टाइम और कॉस्ट की वेस्टेज है वो भी हो सकती है। बहरहाल अगर हमारा सैम्पल साइज़ बहुत बड़ा है तो वहाँ पे तो हम केसेस को रिमूव कर सकते हैं, लेकिन अगर वो मीडियम साइज़ का है या स्मॉल है तो वहाँ पे डिलीट करने से ना सिर्फ हमारा सैम्पल साइज़ कम हो जाएगा बल्कि इसका जो इफ़ेक्ट है वो हमारे एनालिसिस के ऊपर भी आएगा। एक रिलेटिवली बेहतर ऑप्शन जो है वो पेयर वाइज डिलीट करना है, जिसमें हम पूरे केस को तो रिमूव नहीं करते एनालिसिस से, लेकिन जिस वेरिएबल में उसकी मिसिंग वैल्यूज़ आ रही होती हैं उस वेरिएबल को उस केस के लिए हम रिमूव कर देते हैं। सो इन दिस वे जो हमारा सैम्पल साइज़ है वो बहुत ज़्यादा कम नहीं होता, लेकिन उसमें वेरिएशन आ जाती है। मुख्तलिफ वेरिएबल्स के लिए जो सैम्पल साइज़ है वो डिफरेंट हो जाता है, जिसकी वजह से एनालिसिस के ऊपर भी कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट जो है वो आ सकता है। ये वाला जो प्रोसीजर है वो उस वक्त ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा जब सैम्पल साइज़ लार्जर हो और जो मिसिंग वैल्यूज़ हैं वो थोड़ी सी होनी चाहिए, और जो वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यूज़ मिसिंग है वो आपस में कोई हाईली रिलेटेड नहीं है, अदरवाइज़ ये भी बायसनेस की तरफ हमें ले जाएंगे। डेटा प्रिपरेशन प्रोसेस का जो 7th स्टेप है उसे हम स्टैटिस्टिकल एडजस्टमेंट ऑफ डेटा कहते हैं। अच्छा, इस पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि मैंने प्रीवियस स्लाइड्स में कुछ टर्म्स बोली, जैसे केस की जो टर्म है वो मैंने बोली। तो केस से मुराद ये समझ लें कि रिस्पोंडेंट्स हैं। जब हम डेटा को SPSS या किसी दूसरे सॉफ्टवेयर के अंदर एंटर कर देते हैं तो वो रिस्पोंडेंट्स की जगह केस की टर्म यूज़ करता है, तो उससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। अब मैं दोबारा इस पॉइंट पे वापस आता हूँ। जो स्टैटिस्टिकल एडजस्टमेंट्स हम करते हैं डेटा के अंदर, वो क्यों करते हैं वो तो हम आगे देखेंगे, लेकिन उसमें एक तो वेटिंग हो सकती है, वेरिएबल रीस्पेसिफिकेशन हो सकती है और स्केल ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा इस तरह की एडजस्टमेंट्स की जाएं, लेकिन अगर की जाएं तो समटाइम्स ये हमारे जो क्वालिटी ऑफ डेटा एनालिसिस है उसको एनहांस कर देती हैं। और इसमें से जो वेटिंग की अप्रोच है वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, बाकी हम आगे देखते हैं। तो पहले हम बात करेंगे वेरिएबल रीस्पेसिफिकेशन की, जिसमें हम किसी डेटा को मॉडिफाई कर देते हैं, वेरिएबल को इनफैक्ट हम मॉडिफाई कर देते हैं और उसको ट्रांसफॉर्म करके एक नया वेरिएबल जो है वो बना देते हैं। और ये जो नया वेरिएबल बनाने की रीज़न है कि ये हमारी जो स्टडी है, जो हमारे एनालिसिस हैं, ये उसको सपोर्ट कर सकता है, उसको मदद दे सकता है। इसमें से जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, डिटेल्स हैं, वो हम निकाल देते हैं। मिसाल के तौर पे हमने एक क्वेश्चनेयर जो है वो बनाया और उसके अंदर हमने जो रिस्पोंडेंट्स थी, यूज़र्स थी, इनफैक्ट किसी ब्रांड के यूज़र्स की हमने 10 कैटेगरीज बनाई थी। अब उसके जो रिस्पॉन्सेज हैं वो हमारे पास आ गए, तो हमने उन 10 कैटेगरीज को कोलैप्स करके, चेंज करके, ट्रांसफॉर्म करके या रीस्पेसिफाई करके सिर्फ 4 कैटेगरीज जो है उसमें कन्वर्ट कर दिया। और वो 4 कैटेगरीज हैं हैवी यूज़र्स, मीडियम यूज़र्स, लाइट यूज़र्स एंड नॉन यूज़र्स। तो बाकी जो डिटेल्स हैं उनकी हमें ज़रूरत नहीं थी। थर्ड टाइप ऑफ स्टैटिस्टिकल एडजस्टमेंट जो है उसे हम स्केल ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं।
और इसमें हम जो स्केल वैल्यूज़ हैं उनको मैनिपुलेट करते हैं ताकि एक कंपेरेबिलिटी जो है वो स्केल्स के दरमियान पैदा की जा सके। देखिए, हम मुख्तलिफ जो क्वेश्चंस हैं उसके लिए मुख्तलिफ तरह के स्केल्स यूज़ करते हैं। स्केल्स की बहुत सारी टाइप्स हैं, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। फिर वो जो टाइप्स मुख्तलिफ होने के साथ साथ जो नंबर ऑफ़ कैटेगरीज़ हैं हर स्केल की, वो भी मुख्तलिफ हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे आपने एक ब्रांड इमेज जो है उसको मेजर किया 7 पॉइंट सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल से। सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल के बारे में आप जानते हैं, जिसमें दो एक्सट्रीम्स होती हैं। वन एक्सट्रीम जो है वो लो हो सकती है, 7 इज़ हाई। फिर हमने जो अमाउंट स्पेंट है उसको एक कंटिन्यूस रेटिंग स्केल के ऊपर मेजर किया। जो अमाउंट स्पेंड की जाती है वो एक रेशो स्केल होता है, और वो जितनी अमाउंट है उसी को स्केल जो है वो कंसिडर करेगा। और जो लाइफस्टाइल वेरिएबल है उसको हमने 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल के साथ मेजर किया है। अब ये तीनों जो वेरिएबल्स हैं वो बिल्कुल अलग अलग स्केल्स के साथ मेजर किए गए हैं, लेकिन अगर हमने एनालिसिस में इन तीनों वेरिएबल्स को कंपेयर करना है या हमने इन्हें एनालिसिस में एक साथ शामिल करना है, तो वहाँ पे इनके स्केल्स की आपस में जो कंपेरेबिलिटी है वो उसका होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ जो रिज़ल्ट्स हैं वो मीनिंगफुल नहीं आएंगे। तो यहाँ पर जो कंपेरेबिलिटी है उसको मेक श्योर करने के लिए हम इनके स्केल्स को ट्रांसफॉर्म कर देंगे, और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ये जो स्केल्स हैं वो एक ही तरह के हो जाएंगे और उसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो मीनिंगफुल रिज़ल्ट्स बन जाएंगे। इवन समटाइम्स ये होता है कि स्केल भी एक जैसे हैं और उनकी नंबर ऑफ़ कैटेगरीज भी सेम हैं, लेकिन जो रिस्पॉन्सेज हैं उसका डिफरेंस है। मिसाल के तौर पे आपने 1 to 7 का स्केल यूज़ किया, और कुछ जो रिस्पोंडेंट्स हैं उन्होंने कंसिस्टेंटली जो अपर एंड ऑफ रेटिंग स्केल है वो यूज़ किया, यानी जो वैल्यूज़ 5 से 6 और 7 थी वो यूज़ की। और कुछ और ऐसे रिस्पोंडेंट्स हैं जिन्होंने कंसिस्टेंटली जो लोअर एंड वैल्यूज़ हैं 1, 2 और 3 वो यूज़ की हैं। अब स्केल एक ही है, कैटेगरीज भी वही हैं, लेकिन जो रिस्पोंडेंट्स के आंसर्स हैं वो उसमें डिफरेंस आ रहा है। तो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ भी मदद करेगी कि उस स्केल को बैलेंस किया जा सके ताकि उसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे आ सकें।